हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम फिर इतिहास के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके 2023 के 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। एक दो प्रश्न पढ़ लेने से आप पास बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। वीडियो किसी की भी हो, हमारी या किसी और की भी हो, उसे पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको किसी भी वीडियो का महत्व पता चलेगा और उस वीडियो में जो बताया गया है उसका महत्व आपको पता चलेगा। तो चलिए आज हम फिर से वो इतिहास के प्रश्न जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला नंबर कि 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्या कर रहा है? 1857 की असफलता के कारण, असफलता के जो 4 कारण हैं उसको बताना है। ये आपका ये प्रश्न जो है मतलब बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इस प्रश्न को कई बार पूछे हुआ है। तो इसमें हमको 4 कारण दिया हुआ है, 4 कारण लिखना है आपको। उसमें 4 कारण लिखना है असफलता के कारण। 1857 की क्रांति आपको पता है कि 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, जिनको फांसी लगा दिया गया। कारतूस जो चमड़ी वाले कारतूस थे उनके विरोध में जब वो खड़े हुए थे। तो ये हमारा 1857 का जो क्रांति है वह असफल क्यों हुआ, तो उसके 4 कारण लिखना है। तो आपका पहला कारण आप इसमें लिखिएगा बड़े आसान शब्दों की भाषा में। पहला कारण क्या है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं। पहला कारण क्रांति का सही निर्देश देने वाला या सही नेतृत्व करने वाला नेता की कमी। दूसरा, क्रांति समय से पहले हो जाना। समय से पहले हो जाने का मतलब कि क्रांति को जो है 31 मई को शुरू किया गया, मतलब 31 मई को जो है करना था, पर 10 मई को ही क्रांति शुरू हो गया। इस वजह से एक यह भी कारण है असफलता का कारण। क्या कारण था? समय से पहले का विद्रोह हो जाना, क्रांति का नेतृत्व सही नेता के द्वारा नहीं होना। तीसरा, देसी रियासत के राजाओं के द्वारा अंग्रेजों को ब्रिटिशों का मदद करना। चौथा, भारतीयों के पास हथियारों की कमी होना। कितना प्रश्न आसान था, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा क्या कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। बेहतर प्रश्न आपके लिए हम लेके आज आए हैं। ऐसे प्रश्न की बार बार प्रश्न को जो है एग्जाम में पूछता है। ये प्रश्न भी मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, ये प्रश्न है। तो यह ध्यान दीजिएगा। 1940 में, समझे, 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा जिन्ना की अध्यक्षता में, ठीक ना, क्या 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा जिन्ना की अध्यक्षता में पाकिस्तान का मांग किया गया, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों का एक अलग राज्य हो तथा मुसलमानों के हित की रक्षा किया जाए। यही था, समझ में आ गया? तो क्या था ये कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी? तो 1940 में जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का मांग किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए तथा उनके हित के लिए कार्य किया जाए। समझ में आ गया ये प्रश्न? चलिए अब आप लोग ये दोनों प्रश्न का आप नोट बनाइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दे। यहाँ पर हमने तीनों प्रश्न को एक साथ, यहाँ पर तीनों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची को एक साथ ही हमने आपको बताया है। प्रश्न में कभी कभी अकेले किसी एक के बारे में पूछ देता है, पर हम तीनों को बताए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दे। समझ में आया? संघ सूची में वैसे विषय होते थे जो देश यानी कि केंद्र में कानून बनाए जाते थे, वैसे सूची, संघ सूची में वैसे विषय जो इस सूची में रखा जाता था। राज्य सूची क्या है कि वैसा कानून या वैसा विषय राज्य सूची में लिखा जाता था जिसमें राज्य सरकार जो है कानून बनाता था।
समझ में आया, अपने भाषा में है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में संघ सूची तथा राज्य सूची दोनों के विषयों को लिखा जाता था, दोनों का कानून के बारे में समवर्ती सूची में लिखा जाता। तो हो गया, आसान शब्दों में लिख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों का चर्चा करें, कारणों की चर्चा करें। यह प्रश्न देखिए, समझिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा लगेगा इस प्रश्न को सीखने में, समझने में। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। तो 1857 की क्रांति हुई थी, हमको पता है किस वजह से हुई थी, ये समझ लेते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि धार्मिक कारण क्या थे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कि 1857 के धार्मिक क्रांति में ब्रिटिशों ने एक नए कारतूस को लागू किया गया था, जिसमें गाय और सुअरों की चमड़ी का उपयोग किया गया है। और उस कारतूस के नली को दांत से खींचना पड़ता था, जिससे हिंदू तथा मुसलमान दोनों ब्रिटिश सैनिक में भर्ती थे, कार्यरत थे। दोनों को लगा कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है, यह हमारे धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए क्रांति छिड़ा। हो गया। दूसरा कारण क्या है कि भारतीय सैनिक समुद्र को पार करके युद्ध करने जाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, उन्हें पाप मानते थे। पर ऐसा एक कानून लगा जिसे सैनिकों को समुद्र पार भी युद्ध पर जाना पड़ सकता था। ये कारण हो गया, समझ में आया। ये 2 कारण आप इसमें लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कैसे लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के नाम लिखें। ठीक ना, समझिएगा यहाँ पर भारत के आने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखना है, उनकी यात्रा वृत्तांत लिखना है। तो भारत में आने वाले तो वैसे बहुत सारे विदेशी यात्री थे, समझ गए। भारत में आने वाले तो बहुत विदेशी यात्री थे, पर यहाँ पर 4 विदेशी यात्रियों का नाम लिखना है तथा उनकी यात्रा वृत्तांत लिखना है, समझ गए। तो आपको उसमें बता दें कि पहला नंबर में मेघास्तनीज, कौन था? मेघास्तनीज भारत में आने वाला पहला विदेशी थे, ठीक ना। और उनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? इंडिका। 1 नंबर में याद रखिएगा, मेघास्तनीज विदेशी यात्री थे आने वाले, उनके यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका, ठीक। तथा दूसरा में लिखिएगा आप टॉलमी। क्या? टॉलमी। टॉलमी की यात्रा वृत्तांत है क्या? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल है उनका लिखा हुआ, ठीक है। चौथा नंबर आपका यहां पर डायमेकस। चौथा नंबर यहां यात्री हो गया डायमेकस। यह आया था बिंदुसार के दरबार में, समझे। ये जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था, समझ में आया, ठीक। 3 हो गया। चौथा नंबर है प्लिनी। क्या नाम है चौथा? प्लिनी। ये है चौथा नंबर विदेशी यात्री जो अपने भारत में आए थे, ठीक ना। और इनका लिखा हुआ है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है इनका? नेचुरल हिस्ट्री। इनका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उसे याद रखिएगा, ठीक ना। मेघास्तनीज थे जो भारत में आए थे, उनका क्या नाम है? इंडिका, उनका यात्रा वृत्तांत था, ठीक ना। उसके बाद में है टॉलमी। टॉलमी हो गया भारत के भूगोल, ठीक। एक प्लिनी, ये भी बताया है, प्लिनी हो गया नेचुरल हिस्ट्री। और डायमेकस जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखे थे। अगर वो भी नहीं याद है तो फहियान हो गया। फहियान था जो कि चीनी यात्री थे, बौद्ध के ग्रंथ जो है उनके बारे में वह जानना चाहते थे और लिखे थे उनके ग्रंथों के बारे में। तो समझ में आ गई है आपको, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए 6 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर, क्या कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? देखिएगा, कलिंग युद्ध पर अशोक का एक प्रश्न आता ऑब्जेक्टिव में, क्या कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक का युद्ध
अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक ना, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी से संबंधित है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध से अशोक पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को ही छोड़ दिया, उन्होंने हथियार डाल दिया और जीवन में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। क्यों? तो कलिंग युद्ध में जो भीषण रक्तपात के बाद, लाखों सैनिकों के मरने के बाद, उन्होंने ऐसा दृश्य देख करके युद्ध को उन्होंने त्याग दिया, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके उनका प्रचार प्रसार करने लगा। और तब वो उनके नाम एक अशोक के धाम जो है उन्होंने निकाला, जो काफ़ी ही प्रसिद्ध हुआ। समझ में आया ये कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। 7वां नंबर है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चलिए, ये प्रश्न है हमारा बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। समझ गए? तो अकबर अपने शासन काल में अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया, ठीक ना, तथा वह धीरे धीरे क्या है, उनके मन में सभी धर्म को एक समान, उनके मन में आने लगा कि सभी धर्म एक समान है। खासकर वह हिंदुओं के प्रति उनका भावना ज़्यादा जगा, ठीक ना, इसलिए उनको राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। तथा अपने राज्य के जितने भी उनके जनता है, सभी के वो हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किए, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया। अपने शब्दों में कितना आसान था, ठीक। चलिए, समझ में आया ना कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तो इसका में लिखिए क्या कि अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपने समय में वो क्या है, दृढ़तम और विशालतम राज्यों में से सबसे बड़ा साम्राज्य था। तथा उन्होंने अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के जितने भी जनता है, उन सभी के हितों के लिए, उनके कल्याण का कार्य किए। तथा सभी धर्म को, खासकर हिंदू तथा मुसलमानों को एक समान उन्होंने बताना शुरू किया। दोनों के, हर एक धर्मों के जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके रास्ते पर चलना शुरू कर दिए। इसलिए इनको क्या है, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। समझ में आ गया ये प्रश्न भी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम लिखना। यहाँ पर क्या केंद्र है, 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना। तो ये भी आप लोग क्या नहीं याद होगा, ये आप लोग पढ़े हुए इतिहास का चैप्टर जो है स्टार्टिंग के में ही आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में दे दिया। तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारे नगर को खोजा गया था, तो उसमें से 4 का आपको नाम लिखना है। प्रमुख में मोहनजोदड़ो, ठीक ना, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, समझ में आया, धौलावीरा, यही था ना। इसमें 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना था। क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, 4 वही हो गया। समझ में आ गया, कितना आसान था। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर क्या, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे, ठीक ना। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। लिखा हुआ है क्या कि मुगल दरबार में अभिवादन के क्या तरीके। अभिवादन का समझ गया, अभिवादन करने का तरीका मतलब कि जब कोई 2 आदमी मिलते हैं तो किस प्रकार से उनको प्रणाम पाती जो करना कहा जाता है वो। तो इसमें मुगल दरबार में अभिवादन की क्या तरीका था। तो आप लोग याद रखिएगा, मुगल दरबार में एक सबसे बड़ा प्रचलित था सिजदा, है ना। मुगल दरबार में अभिवादन का एक तरीका था सिजदा। सिजदा यानी कि वो राजा के सामने जो है, अकबर के सामने अपने सिर को झुका करके जो है उनको नमन करते थे, ठीक ना। तथा वो है क्या है, धरती को चूम करके भी, लेट करके दंडवत प्रणाम उनको करते थे, धरती को चूमते थे, ठीक। तो मुगल दरबार में अभिवादन के यही तरीके। अभिवादन के एक तरीके में है 4 तस्लीम, ठीक ना, वह भी काफ़ी प्रचलित है। 4 तस्लीम, 4 तस्लीम में जो है, तथा जिसको कहा जाता वही जमीन को चूमना। तो समझ में आएगा, मुगल दरबार में अभिवादन का मुख्य तरीका था सिजदा करना। तथा सिजदा करना किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति क्या, इनके दरबार, मुगल दरबार यानी कि अकबर के सामने क्या है, अपने सिर को झुकाते थे,
घुटने पर बैठ करके उन्हें प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, तथा 4 तस्लीम था जो धरती को चूमना था। तो समझ में आ गई है। अब हमारे यहाँ गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे, यह प्रश्न तो सभी को, मेरे अनुमान से सभी को पता होगा। क्या यहाँ पर गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, आपको पता है गांधी जी जो है, गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो पूछ तो यही रहा ना कि प्रारंभिक आंदोलन यानी कि शुरुआती आंदोलन, तो उनका शुरुआती आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था? तो लिखेंगे ऐसे कि महात्मा गांधी उनका शुरुआती आंदोलन में सबसे पहले लिखा क्या कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन में सबसे पहले चंपारण आंदोलन आता है जो 1917 में हुआ था, नीलहे किसान की समस्या का समाधान करने के लिए, नील की खेती के विरोध में। हो गया। उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या का समाधान, खेरा में वहाँ पर भी किसानों के समस्या का समाधान के लिए, समझ में आ गया। कहाँ कहाँ हुआ था? तो चंपारण, अहमदाबाद, खेरा। और क्यों हुआ था तो बता ही दिए। चंपारण में नीलहे किसानों की समस्या का 3 कठिया प्रणाली जो था उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक, उसके बाद में खेरा, अहमदाबाद में मिल मजदूर, खेरा में भी किसानों पर जो ऊंचे दर पर जो उनसे कर लिया जाता था, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी वो आंदोलन चला था। तो समझ में आ गया, ये प्रश्न भी आसान था। चलिए, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बिना देखे हुए आपको पूरे प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। जितने भी प्रश्न बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में 100% प्रश्न यह आता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।